तैयार रहिए, स्टार्ट। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों में गर्भाशय, ग्रीवा, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिस पर टीकाकरण से काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी दिशा में भारत सरकार की ओर से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू करने की पहल महत्वपूर्ण व दूरदर्शी कदम है। यह पहल न केवल स्वस्थ नारी के संकल्प को मजबूती देगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने की ठोस रणनीति भी साबित होगी। HPV टीकाकरण की शुरुआत विश्व स्तर पर वर्ष 2006 में हुई, जब सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इसे अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया। इसके बाद ब्रिटेन, कनाडा, जापान सहित 160 से अधिक देशों ने इस वैक्सीन को अपनाया। ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2035 तक सर्वाइकल कैंसर को लगभग समाप्त करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है व उसके परिणाम उत्साहजनक हैं। वहीं कई देशों ने व्यापक टीकाकरण अभियान चलाकर सर्वाइकल कैंसर के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। इससे हर साल करीब 75,000 महिलाओं की मृत्यु होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार HPV संक्रमण इस कैंसर का प्रमुख कारण है। यह संक्रमण लंबे समय तक शरीर में निष्क्रिय रह सकता है, इसलिए संक्रमण से पहले ही प्रतिरक्षा विकसित करना जरूरी है। यही कारण है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं को यह टीका देने का निर्णय लिया गया है। वैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट है कि 9 से 14 वर्ष की आयु के बीच दी गई HPV वैक्सीन शरीर में सबसे प्रभावी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इसके साथ ही कम उम्र में दी गई वैक्सीन की 2 खुराकें ही पर्याप्त होती हैं, जबकि अधिक आयु में 3 डोज की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रत्येक वर्ष लगभग 1.15 करोड़ बालिकाओं को कवर करने का लक्ष्य इस कार्यक्रम की व्यापकता को दर्शाता है। यह अभियान प्रभावी ढंग से लागू होता है तो आने वाले दशकों में भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में भारी गिरावट देखी जा सकती है। इससे न केवल हजारों जिंदगियां बचेंगी बल्कि परिवारों और स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम होगा। इस पहल की सफलता जन जागरूकता पर निर्भर करेगी। टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना आवश्यक है। स्कूलों, आंगनबाड़ियों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर अभिभावकों को समझाना होगा कि यह टीका सुरक्षित एवं प्रभावी है। HPV टीकाकरण कार्यक्रम सिर्फ एक स्वास्थ्य योजना नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। भारत इस अवसर को प्रतिबद्धता के साथ अपनाता है तो वह आने वाले वर्षों में सर्वाइकल कैंसर पर निर्णायक विजय प्राप्त कर सकता है। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल ने आम जन के सामने गंभीर परिवहन संकट खड़ा कर दिया है। परिवहन विभाग और बस ऑपरेटर्स के बीच वार्ता बेनतीजा रहने से टकराव और गहरा गया है, लेकिन सबसे अधिक मार उन यात्रियों पर पड़ रही है जिनका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं।
महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और रोजाना नौकरी या काम पर जाने वाले लोग घंटों बस अड्डों पर इंतजार करने को मजबूर हैं। रोडवेज के सीमित बेड़े पर अचानक बढ़ा दबाव स्थिति को और विकट बना रहा है। पहले से कम बसों के कारण भीड़, अव्यवस्था और असुविधा चरम पर है। यह प्रश्न केवल एक विभाग और निजी ऑपरेटर्स के बीच का नहीं, बल्कि जनहित से जुड़ा मुद्दा है। सार्वजनिक परिवहन किसी भी राज्य की जीवन रेखा होता है। इसे बार बार की हड़तालों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। निजी बस ऑपरेटर्स अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करें, यह लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जब आंदोलन आम नागरिकों के जीवन को ठप कर दे तो उसकी समीक्षा आवश्यक हो जाती है। हड़ताल का स्थायी समाधान संस्थागत संवाद से ही संभव है। परिवहन विभाग, निजी बस ऑपरेटर्स और उपभोक्ता प्रतिनिधियों की एक स्थायी समन्वय समिति गठित की जानी चाहिए, जो समय समय पर उत्पन्न समस्याओं पर खुलकर चर्चा करे। कर ढांचे, परमिट व्यवस्था और फिटनेस नियमों में पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए। निजी बस ऑपरेटर्स की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए स्पष्ट नीति आवश्यक है। परमिट और रूट आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो तथा किराया निर्धारण के लिए एक समान और नियंत्रित ढांचा हो। अंततः यह समझना होगा कि परिवहन केवल व्यापार नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी है। सरकार और निजी ऑपरेटर्स दोनों को जनहित को सर्वोपरि रखकर समाधान निकालना होगा। जिद नहीं, संवाद और जवाबदेही ही इस संकट का स्थायी रास्ता है। भारतीय शिक्षा जगत में अजीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक और हम वैश्विक मानकों को छूने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था शॉर्टकट और नंबर गेम के जाल में फंसती जा रही है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF और वैश्विक रैंकिंग्स का भारतीय विश्वविद्यालयों पर प्रभाव आज बिल्कुल वैसा ही है जैसा संयुक्त प्रवेश परीक्षा, इंजीनियरिंग और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा मेडिकल के लिए भारत की मुख्य प्रवेश परीक्षाएं हैं। परीक्षाओं का छात्रों पर असर होता है। जिस तरह कोचिंग संस्थानों में छात्र इस बात से बेखबर होते हैं कि वे विषय को गहराई से समझ रहे हैं या नहीं, उनका पूरा ध्यान केवल रैंक लाने पर होता है। ठीक यही स्थिति आज हमारे विश्वविद्यालयों की है। कई निजी और सरकारी विश्वविद्यालय अब पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के बजाय अपना धारणा स्कोर NIRF बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापनों और PR एजेंसियों पर खर्च कर रहे हैं। रैंकिंग का सबसे बड़ा पैमाना अनुसंधान और प्रकाशन है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध की बाढ़ आ गई है, लेकिन उसकी प्रासंगिकता गायब है। पब्लिश या पेरिश की नीति को ध्यान में रखते हुए UGC की केयर सूची और प्रमोशन के लिए अनिवार्य रिसर्च पेपर की नीतियों ने प्रोफेसरों को डेटा जनरेटर बना दिया है। विराम।